जैसा कि पूर्व में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा की थी। चर्चा के दौरान जो मुख्य बात निकलकर सामने आई वो ये कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31 दिसंबर 1929 का जो अधिवेशन था, आपको बताया था आधी रात के समय जब एक नया वर्ष जन्म ले रहा था तो रावी के किनारे बड़े उत्तेजनामय वातावरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन ने ऐतिहासिक स्वाधीनता का प्रस्ताव स्वीकार किया था, अंगीकार किया था। इस सुप्रसिद्ध प्रस्ताव में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा के अतिरिक्त ये भी कहा गया कि भावी चुनावों में भाग नहीं लिया जाए तथा विधानमंडलों में जो कांग्रेस सदस्य हैं वो त्याग पत्र दे। प्रस्ताव में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारी समिति को यथासंभव सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि इस अधिवेशन में एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को आरंभ करने का अधिकार दे दिया गया। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे 1928 की। 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के सूरत जिले में बारडोली के किसानों को लगानबंदी सत्याग्रह में आशातीत सफलता मिली थी। यानी लगानबंदी के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ था बारडोली में पटेल के नेतृत्व में, उस सत्याग्रह के आंदोलन को आशा के अनुरूप या उससे अधिक सफलता मिली थी। वल्लभ भाई पटेल बारडोली और गुजरात के लिए नहीं, देश भर के लिए सरदार पटेल हो गए इसी आंदोलन से, तथा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक नई संभावना और एक नई दिशा उजागर हुई। 1930 का प्रारंभ होते होते भारी मंदी और व्यापक बेकारी के कारण देश भर में आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी। मजदूर, किसान और व्यापारी सभी परेशान थे। उधर अंग्रेज सरकार को गांधी जी की न्यूनतम मांगें भी स्वीकार नहीं थी। कुछ न कुछ सार्थक कदम उठाना अनिवार्य था। यदि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ न करती तो हो सकता था कि देश का नेतृत्व उसके हाथों से निकल जाता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पीछे रह जाती और देश आगे निकल जाता। इसी बीच 11 फरवरी 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के अधिकार दे दिए। 11 फरवरी 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दे दिए। पहले तो गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार आंदोलन की आवश्यकता टल जाए और वायसराय कांग्रेस की न्यायोचित मांगों को मान ले, किंतु जब उन्हें इसमें सफलता न मिली तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ हुई। यहाँ मैं आपको ये बताऊं, गांधी जी इस यात्रा में अपने चुने हुए 79 अनुयायियों को लेकर चले और 200 मील की यात्रा उन्होंने पैदल चलकर 24 दिन में पूरी की। रास्ते में हर जगह जनता ने दांडी यात्रियों को प्रोत्साहन दिया। जैसे जैसे यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती गई, देश में जागरण भी बढ़ता गया और देशभक्ति की और अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने की भावना चारों ओर फैल गई। यात्रा के अंत में 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा शब्द की अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएं तो विनय पूर्वक किसी कानूनी नियम उसकी उसकी अवहेलना करना, उस कानून को तोड़ना, उस कानून को न मानना, पर इसमें सविनय, विनय पूर्वक सारा रहता है आग्रह। सरकार ने नमक पर कर दुगुना कर दिया था। इसका सीधा और सबसे अधिक प्रभाव गरीब जनता पर पड़ा था, क्योंकि नमक सबके काम आने वाला
और सबसे साधारण और सस्ता खाद्य पदार्थ था। निजी रूप से समुद्र के पानी से भी नमक बनाना कानूनी जुर्म था, परंतु गांधी जी द्वारा इस कानून को भंग किए जाने के तुरंत बाद ही देश भर में जगह जगह ये कानून भंग किया जाने लगा और खुले आम नमक बनने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में शराबबंदी और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को भी विशेष स्थान दिया। यानी दांडी यात्रा के माध्यम से नमक बनाकर कानून को तोड़ा गया। पूरे देश में इस चीज़ को दोहराया जाने लगा, परंतु इस आंदोलन के जो कार्यक्रम थे उसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से, एक शराबबंदी और एक विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को भी विशेष स्थान दिया गया। जहाँ तहाँ विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, तथा शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। भारतीय महिलाएं गांधी जी के आह्वान पर घरों की चार दीवारी और पर्दा छोड़कर सामने आई और हजारों की संख्या में जेल गई। शराबबंदी आंदोलन में महिलाओं ने विशेष सक्रिय भाग लिया था। ये जो आंदोलन था, इसका जो एक कार्यक्रम था शराबबंदी, ये मुख्य रूप से महिलाओं के कारण ही आगे बढ़ा, उसमें उन्हें कुछ सफलताएं प्राप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन से देश भर में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई। अंग्रेज सरकार ने शांतिमय सत्याग्रह का उत्तर लाठीचार्ज और गोलियों से दिया। कांग्रेस को कानूनी संगठन गैर कानूनी संगठन करार दे दिया गया। सरकार ने बहुत से आपातकालीन अध्यादेश जारी किए। यानी ये जो आंदोलन हुआ, नमक का कानून तोड़कर जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें फिर बाद में शराबबंदी और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को भी शामिल किया गया, और जिस गति से ये सत्याग्रह चल रहा था, जो शांतिमय तरीके से चल रहा था, उसका उत्तर सरकार ने लाठीचार्ज और गोलियों से दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। पूरे गति से ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाया, यानी दमन चक्र पूरे वेग के साथ चला। सीमा प्रांत में बादशाह खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती वालों ने आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया। सीमा जो प्रांत है उसमें बादशाह खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती वालों ने आंदोलन में प्रमुख भाग लिया। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में बहादुर पठानों ने सत्याग्रह की अहिंसक लड़ाई की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में कभी भी भूली नहीं जा सकेगी। सैकड़ों की तादाद में पठान मौत की तनिक भी परवाह किए बगैर तोपों और बंदूकों की ओर बढ़ते चले गए और उन्हें अमानवीय नृशंसता के साथ भून दिया गया। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी आदि सभी नेता पकड़ लिए गए, किंतु आंदोलन बढ़ता ही गया। अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसात्मक ढंग से भंग किया जाना एक धर्म सा बन गया। शीघ्र ही देश भर में सरकार की जो जेलें हैं वो भर गई। यहाँ तक कि कितनी ही नई जेलें बनवानी पड़ी। लोगों ने सरकारी कर देने से मना करना शुरू कर दिया। विभिन्न प्रकार सविनय अवज्ञा के लिए 1930 में लगभग 50 से 60 हजार लोग जेल गए। ये इस आंदोलन की तीव्रता, इस आंदोलन का एक तरह से जन आंदोलन की ओर बढ़ना, ये इसके प्रमाण हैं। इसके बाद जो गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, गांधी इरविन पैक्ट है, इनके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।